अच्छे उत्पादन के लिए धान की खेती को आप हर रोज देखने जाते हो, लेकिन एक फसल और है आपकी, एक फसल और है आपकी जो इस गीत के माध्यम से बताया गया कि एक रोटी कम खाओ, बेटा बेटी को जरूर पढ़ाओ। तो ये बेटा बेटी भी तो फसल आपकी है, आपने इनको पैदा किया है मेरे साथियों। अगर आपने इनको पैदा किया है तो प्रश्न आपसे है, विद्यालय में जहां ये पढ़ने जाते हैं, जिस शिक्षक के द्वारा ये आने वाले समय में आपका नाम रोशन कर सकते हैं, इस गांव का नाम रोशन कर सकते हैं, इस जिले का नाम रोशन कर सकते हैं, उन बच्चों के विद्यालय में आप महीने में कितनी बार जाते हो, ये बता दीजिए बस मुझे। जी हाँ सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आवाज का चलो गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन पनेपुरवा गांव, ब्लॉक उमरदा, जनपद कन्नौज में किया जाता है। और ये कार्यक्रम, ये मीटिंग, कैडर मीटिंग बहुत ही शानदार रहती है। इस कार्यक्रम में भीम आर्मी जय भीम के जिला अध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह आज़ाद भी अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ मौजूद होते हैं। आदरणीय रोहित कुमार गौतम जी, जिला अध्यक्ष बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति जनपद कन्नौज, और मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का जनपद कन्नौज, आदरणीय राम नरेश गौतम जी, जिला कोषाध्यक्ष आवाज का कन्नौज, आदरणीय राम सेवक जी, पूर्व लेखपाल, अपनी गरिमामय उपस्थिति देते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, बड़ी संख्या में ग्रामवासी अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ मौजूद होते हैं। उसके बाद में हम आपको बता दें, इसी मीटिंग में बड़ी दूर सुदूर से चलकर लगभग आधा दर्जन लोग ग्राम भुलभुलियापुर से आदरणीय विनोद कुमार जी, आदरणीय सिपाही लाल जी, आदरणीय भैया लाल जी, आदरणीय आशीष जी समेत बड़ी संख्या में साथीगण उपस्थित होते हैं। और इस मीटिंग का शानदार संचालन आदरणीय राम सेवक जी, लेखपाल जी करते हैं। मेरे साथियों, ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार, और इस कार्यक्रम का आयोजन कराया आदरणीय श्री चंद जी ने, आदरणीय संध्या जी ने, ऐसे कई साथी थे जिन्होंने ये कार्यक्रम बेहतर, आदरणीय प्रशांत बौद्ध जी अपनी गरिमामय उपस्थिति और संबोधन भी करते हैं। जिन साथियों का भी हमने नाम लिया, इन सभी साथियों ने मीटिंग को संबोधित भी किया और मीटिंग का मार्गदर्शन किया, लोगों का मार्गदर्शन किया। अंबेडकर मिशन कैसे आगे बढ़ता है, समाज में व्याप्त जो समस्याएं हैं, शिक्षा के लिए जो बाधाएं हैं वर्तमान में, कहाँ पर हमारा समाज कमियां कर रहा है, कहाँ पर हमारे बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, और कैसे हमको अंबेडकर मिशन को उच्च शिखर पर ले जाना है। आखिर अंबेडकर मिशन है क्या, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बड़ी सरल भाषा में वक्ताओं ने यहाँ पर समझाया है, बताया है। इस मीटिंग का शुभारंभ होने से पहले हम आपको बता दें, माताओं बहनों समेत सभी लोगों ने तथागत बुद्ध, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, संत गाडगे बाबा, छत्रपति साहू जी महाराज समेत यहाँ पर बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के और माननीय कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित किया सभी ने। और इसके बाद विधिवत मीटिंग का शुरुआत हुआ, और मीटिंग लगभग 4 घंटे लगातार मेरे साथियों बहुत अच्छे ढंग से चलती है। बीच बीच में गीत संगीत के माध्यम से भी जन जागरण का कार्य किया जाता है, और एक गीत के माध्यम से जन जागरण का कार्य जो किया वो हमने आपको सोशल मीडिया के थ्रू दिखाया भी है। तो आइए देखिए किस तरह से यहाँ पर मीटिंग में जन जागरण का कार्य होता है मेरे साथियों, कैसे समाज के अंदर बाबा साहब के मूल मंत्रों को यहाँ समझाया जाता है। इन महापुरुषों ने, बौद्ध महापुरुषों ने किस तरह समाज में समाज सुधार का आंदोलन चलाया, और किस तरह की कठिनाइयाँ थी उनके सामने, कैसे उन कठिनाइयों को पार पाते हुए सामाजिक आंदोलन को चलाया, जिनकी बदौलत आज हम लोग एक सम्मानजनक स्थिति में हैं। आने वाली पीढ़ी सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त करे, इसके लिए जरूरी है कि बहुजन बौद्ध महापुरुषों की विचारधारा को हमें समझना होगा। बहुजन बौद्ध महापुरुषों की विचारधारा को समझने के बाद अमल करना होगा और उनके पद चिन्हों पर आगे चलना होगा। तो आइए जानते हैं, ये आवाज़ का चलो गांव की ओर कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण झलक हम आपको दिखाते हैं। मेरे साथियों, वीडियो अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की मीटिंग अगर आप अपने गांव में करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डिटेल लिखिएगा, और
हो सके तो कांटेक्ट नंबर लिखिएगा जिससे हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। आप किसी भी जनपद से बिलोंग करते होंगे तो वहाँ की जिले की टीम आपके बीच जरूर आएगी और इस तरह से जनजागरण का कार्य करने का प्रयास करेगी। आइए सुनते हैं ये क्रांतिकारी संबोधन। उसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, शादी नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे साथियों उन्होंने कहा कि आज के बाद भले को हम परिवार घर में नहीं जाएंगे, लेकिन आज के बाद इस भारतवर्ष की जो जनता है, बहुजन समाज है, यही हमारा परिवार होगा। यानी कि एक छोटा सा परिवार अपना व्यक्तिगत छोड़कर, और उन्होंने हम सबको एक परिवार की तरह बनाया। और हो ना हो, जब वो आंदोलन कर रहे थे इधर से भी गुजरे हों, आप लोग भी जो बड़े बुजुर्ग साथी हैं वो उनके आंदोलन में कभी न कभी शिरकत किए हों, ऐसा भी हो सकता है। आप सोचिए कितनी बड़ी सोच रही होगी माननीय कांशीराम साहब की, कि उन्होंने फिर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग सोच नहीं सकते थे कि हम लोग शासन सत्ता में भी आ सकते हैं। और उन्होंने एक नहीं बल्कि 4 बार बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया। राष्ट्रीय पार्टी आज की डेट में इस देश के अंदर मात्र 6 राजनीतिक पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और उसमें आपकी बहुजन समाज पार्टी भी है। कहने का तात्पर्य यह है, मान्यवर साहब की बात आई तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। हम लोग सामाजिक बंधन में आज बंध रहे हैं, सामाजिक रिश्ते से जुड़ रहे हैं, और ये जो परिवार है, हम लोग एक परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मीटिंग का सबसे बड़ा ये लाभ है। आपसे भी लोग पूछ सकते हैं कि आज मीटिंग थी आपके गांव में, कुछ लोग संभ्रांत लोग आए थे, संगठन के लोग आए थे, भीम आर्मी जय भीम के और आवाजका के लोग आए थे। आवाजका जब हम नाम ले रहे हैं तो इसका हम एक बार पूरा नाम आपको बता दें। इसका नाम सामने में से लिखा है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। यानी कि इस संगठन, ये शिक्षक कर्मचारी अधिकारी जो अपने जनपद कन्नौज में उस संगठन में हम जिला अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। और आदरणीय सर, तो बहुत हम कितना धन्यवाद आपको दें। इस संगठन की नींव रखने वाले आप ही हैं। आप ही ने वो मीटिंग कराई थी जिसमें हमें जिला अध्यक्ष बनाया गया था 2017 में। तो हम, और आप संरक्षक भी हैं इस संगठन में। तो इस तरह से आदरणीय कोषाध्यक्ष जी, आप भी संस्थापक सदस्यों में से हैं। आदरणीय रामनेश गौतम जी कानपुर से चलकर आए हैं और अभी मीटिंग के बाद फिर कानपुर निकल जाएंगे। तो इस तरह से मेरे कहने का तात्पर्य ये है, इस संगठन में हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों ने मतलब ये ठाना है कि हम अपने गांव समाज को जोड़ने के लिए उनके बीच जाएंगे और इसको नाम दिया चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर। और करना क्या है, ये जो हमारे बहुजन महापुरुषों की, बौद्ध महापुरुषों की जो फोटो आप सामने देख रहे हैं, हम इनकी बातों को ही आपको बताएंगे। जब कभी आपको लगे कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप बस इन बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, आपको सही रास्ता मिल जाएगा। मेरे साथी वही विचारधारा जो बहुजन महापुरुषों की तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बातें जरूर आज हम आपको बताएंगे। हम बता रहे थे कि इस गांव से रिश्ता, आज हमारी सामाजिक रिश्ता यहाँ पे जुड़ रहा है। लेकिन आदरणीय श्रीचंद्र जी की जो बहू है, वो मेरी ये है कि सगी भांजी है। तो यानी कि पारिवारिक रिश्ता ऑलरेडी हमारा आपके साथ जुड़ा है। संध्या, उसको मैंने पढ़ाया भी है, मेरे विद्यालय में भी है और मेरी भांजी है। तो यानी कि पारिवारिक रिश्ता तो पहले से ही है हमारा। आपका सामाजिक रिश्ता और ही बढ़ जाता है सभी के साथ में। तो ये तो हमारे आपके कि हम एक दूसरे है। शिक्षा का दूध वो शेर की तरह गुर्राता है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर बाबा साहब ने इस बात को कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसके साथ साथ तो बाबा साहब का नाम आया, ये भी कहा गया कि अपने बच्चों को अगर आपको बनाना है तो बाबा साहब जैसा बनाइए। अच्छा, किसी से आप ये बात कह दें कि आप अपने बच्चों को बाबा साहब जैसा क्या बनाना चाहते हैं, तो हर कोई कह देगा कि हाँ, हम अपने बच्चे को बाबा साहब जैसा बनाना चाहेंगे। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन बाबा साहब जैसा बनेगा कैसे? हमारा बच्चा, हमारा बेटा या बेटी, अरे बेटा है तो बाबा साहब जैसा बनाइए, बेटी है तो सावित्रीबाई फुले जैसी बनाइए, सावित्रीबाई फुले जैसा ना बना सके तो बहन कुमारी मायावती जैसा बना दीजिए।
कम उपलब्धि हासिल की बहन मायावती ने। जिस समय वो मुख्यमंत्री थी तो सबसे पावरफुल स्त्री में उनको गिना जाता था। ये कम उपलब्धि नहीं है। 26 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और हम लोग 25-26 साल की उम्र में अपना बेटा बेटी का शादी करते हैं, कभी कभी और पहले कर देते हैं। शिक्षा वगैरह अगर प्राप्त कर रही हैं तो 26, 27 या 30 तक कर ही देते हैं। और उस समय उन्होंने घर छोड़कर और राजनीतिक शिखर को छुआ है इस उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छी बात है कि हम लोग इसी उत्तर प्रदेश में हैं और इसलिए हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, अन्य प्रदेशों में जाएंगे, वहां तो आज भी अपनी सरकार नहीं बन पाई है, अपने समाज के द्वारा सरकार नहीं बन पाई है। तो वहां के लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि हम सरकार भी बना सकते हैं क्या। और हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने करके दिखाया ये चीज। और ऐसा नहीं है कि फिर नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बस जरूरत वही है कि बहुजन समाज इकट्ठा हो जाए। और आप महसूस करते होंगे कि ये छोटी छोटी जो मीटिंग्स होती हैं वैचारिकी, जो हम लोग सामाजिक वैचारिकी में, तो ये उसी मालिक की तरह है जिसमें बहुत सारे फूल हम पिरो देते हैं और एक माला बनकर तैयार हो जाता है। ये समाज को जोड़ने का ही कार्य हो रहा है। तो आज नहीं कल लगातार हम लोग इस तरह से काम करते रहेंगे तो आज नहीं कल बहुजन समाज एक होगा। और जब बहुजन समाज एक होगा तो उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, इस देश में आपका शासन सत्ता होगा। इस देश के अंदर विश्वास रखिए, इस देश के अंदर शासन सत्ता हम सभी की होगी। तो अभी हम लोग जो गीत सुन रहे थे, तो एक रोटी कम खाओ, बेटा बेटी जरूर पढ़ाओ। संत गाडगे बाबा ने एक और बात कही कि यदि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप जो आपके घर में बर्तन है, थाली है, लोटा है, गिलास है, इसको आप बेच दीजिए, बेच दीजिए और उससे आप बच्चे की फीस की भरपाई करिए। रोटी हाथ पर रख के खा लीजिए, रोटी हाथ पर रख के खा लीजिए। कभी हम लोग के सामने समय ऐसा आ जाता है जब खेत में होते हैं तो बर्तन कम होते हैं तो हाथ में ही तो रोटी रख के खाते हैं। तो ये संत गाडगे बाबा ने आज से 100 साल पहले इस बात को कह दिया था, 100 साल पहले, कि बेटा बेटी जरूर पढ़ाओ, भले को आपको अपने बर्तन बेचने पड़े, रोटी तो हाथ पे रखकर खा सकते हैं। ये बात, ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने की। तो अभी हमने आपको वही गीत के माध्यम, क्योंकि गीत के माध्यम से ज्यादा सरलता से हम लोग समझ जाते हैं, इसे गीत के माध्यम से बताया। इसके बाद में अब जरूर आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ 100 साल पहले संत गाडगे बाबा ने कह दिया, जो अधिकार नहीं पढ़ने का था वो बाबा साहब ने अपने संविधान के जरिए दे दिया, सभी को अधिकार दे दिया। एक अच्छे से अच्छे स्कूल में हम सब लोग पढ़ सकते हैं, ये अधिकार दे दिया। उससे पहले बालिकाओं के लिए तो पढ़ाई, चाहे वो अपने समाज की बालिकाएं हो, महिलाएं हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे जनरल कैटेगरी की महिलाएं हो, मतलब इस देश के अंदर महिलाएं शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर सकती थी। लेकिन आज महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, बालिकाएं भी कर सकती हैं। तो ये 1848 में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने इस देश के अंदर पहला बालिका विद्यालय खोला था। पहला बालिका विद्यालय 1848 में। ध्यान दीजिए, 1848 के बाद 1948 आया होगा और हम लोग 2025 की बात कर रहे हैं। 150 साल पहले की बात, लगभग 200 साल पहले की बात। आप सोचते होंगे कि उन्होंने जब विद्यालय खोला होगा तो बड़ी आसानी में विद्यालय खोल लिया होगा। हम आपको बता दें, सावित्रीबाई फुले की जब शादी होती है तो पढ़ी लिखी नहीं थी। अब आप सोचेंगे उन्होंने विद्यालय कैसे खोला, तो ये पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ज्योतिबा फुले साहब ये पढ़े लिखे थे और इनका घर जमींदार नहीं होता था, उस तरह का था, मतलब सक्षम परिवार था, जमींदार थे इनके पिता। ज्योतिबा फुले की शादी जब हुई तो ज्योतिबा साहब ने, चूंकि पढ़े लिखे वो स्वयं थे और पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, पहले कम उम्र में ही 10-11 साल में शादी हो जाती थी,
तो जब पढ़ी लिखी नहीं थी तो उन्होंने घर पर पढ़ाया। शादी के बाद सावित्रीबाई फुले को घर पर पढ़ाया, और जब वो पढ़ गई, थोड़ा अच्छा ज्ञान हो गया, शब्दों को मिलाना, सेंटेंस को बनाना, ये सारी चीजें वो सीख गई। तो उसके बाद उनके विचार में आया कि अगर हम पढ़ गए हैं इतना, जितना हम पढ़ गए हैं उतना हम इन बालिकाओं को भी पढ़ाएंगे। और मतलब ये नहीं था कि समाज को कि जो मिलेगा पूरे गांव की सभी बालिकाओं को हम पढ़ाएंगे, लेकिन उस समय जो समाज रूढ़िवादी समाज था, जो ये नहीं चाहता था कि बालिकाएं पढ़ें, उनका ये मानना था कि महिलाएं पढ़ेंगी तो हमारे लिए नुकसान है, अपने लिए। आई कि नहीं आई? तो अभी इन दो बातों पे हम जरूर फोकस करेंगे, लेकिन पहले जो शिक्षा की बात आई है उससे थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। आखिर इतना सब कुछ हमने कहा, बाबा साहब ने अधिकार दिलाया, माता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला। हाँ, ये थोड़ी सी कहानी और बता दें कि जब ये पढ़ लिख गई तो उसके बाद इसी तरह से इनके मन में आया कि हम बालिकाओं को पढ़ाएंगे, तो ये गांव जाना शुरू कर दिया। जैसे अपने पन्नेपुरवा में आई और यहीं पे चबूतरा पे बैठ गई, कुछ बालिकाओं को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, वो उधर खेल रहे थे, सब बच्चों को बुलाया, कहा इधर आओ हम आपको पढ़ाएंगे। और इस तरह से उन काम को शुरुआत किया। तो जो रूढ़वादी समाज था, जो नहीं चाहता था कि महिलाएं बेटियां ये पढ़ें, तो बहुत परेशान वो करते थे। रास्ते में जब सावित्रीबाई फुले आती थी तो उन पर कंकड़, पत्थर, गोबर फेंक कर मारते थे। अच्छी बात ये थी, इनकी लंबाई बहुत ठीक ठाक थी, मतलब 6.5 फीट की करीब लंबाई थी। बच्चों की जमींदार घराने से बिलोंग करती थी, हष्ट-पुष्ट थी, मतलब एक दो आदमी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। ये कई बार जैसे गोबर, कंकड़, पत्थर किसी ने मतलब छेड़ने का कोशिश किया पास में आकर, तो ये उठा के पटक देती थी। लड़कों को जो परेशान करते उनको उठा के पटक देती थी, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती पास आने की, दूर से कंकड़, पत्थर, गोबर फेंका करते। तो इन्होंने कहा जब दूर से, तो इन्होंने रास्ता निकला। जब ये गांव में पढ़ाने जाती थी, एक साड़ी अपने बैग में रख लेती थी और एक साड़ी पहन कर जाती थी। तो इधर से जब जाती थी पढ़ाने के लिए, तो गांव में तो जब कंकड़, पत्थर, गोबर उनके ऊपर फेंका जाए, वो साड़ी गंदी हो जाती थी, और स्कूल में जाकर उस साड़ी को वो स्कूल नहीं, मतलब ऐसे गांव में जाकर, अब जैसे यहाँ आए तो ये अपना यहाँ चेंज कर लिया, और चेंज करने के बाद बच्चों को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद फिर वापस गए, फिर गोबर, कंकड़, पत्थर फेंका गया उन पर, तो कपड़े फिर गंदे हो गए, तो घर में जाके फिर चेंज कर लिया उन्होंने। इस तरह से उन्होंने बालिकाओं को पढ़ाना शुरू किया। और मेरे साथियों, जब उन्होंने अपने संकल्प के आगे किसी की नहीं मानी और इस काम को जारी रखा, तो रूढ़िवादी समाज ने उनके घर पर ज्योतिबा फुले के पिताजी से मिले और उनसे कहा ये देखो आपकी बहू जो है मान नहीं रही है, ये समाज में बालिकाओं को पढ़ा रही है, जबकि ये गलत है। हमारा समाज में महिलाओं, बालिकाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये मान नहीं रही है, आप समझाइए ना इनको। तो उन्होंने भी समझाया, ज्योतिबा राव को समझाया कि भाई अपनी पत्नी को मना करो और आप भी मान जाओ, ये सब सामाजिक कार्य बंद करो। रूढ़िवादी मतलब ये समाज नहीं चाहता कि आप ऐसा काम करो। फिर भी वो नहीं माने। तो उसके बाद में अंतिम रूप से ज्योतिबा फुले के पिताजी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया और ये कह दिया कि आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो आप घर से बाहर निकल जाओ, घर छोड़ दो, या ये काम बंद कर दो, सामाजिक काम। तब उन्होंने दूसरा वाला ये निर्णय लिया कि हम घर छोड़ देंगे, और तुरंत उन्होंने घर को छोड़ दिया। और इसके बाद एक इनकी मित्र थी सावित्रीबाई फुले की, फातिमा शेख, मुस्लिम महिला थी, उन्होंने अपने घर पर रखा और फिर उन्होंने भी साथ दिया बालिकाओं को पढ़ाने लिखाने के लिए। और जब विद्यालय पहला खोला तो फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले ने हमारा साथ दिया। यानी कि हर समय, जैसे अब यहाँ मुस्लिम महिला का नाम आया, ऐसे जब बाबा साहब मनुस्मृति जब जलाया था, वो वाली मीटिंग करने के लिए बाबा साहब को जगह नहीं मिली थी,
तो एक मुस्लिम ने ही वो जगह दी थी मीटिंग करने के लिए। यानी कि जब जब हमारा समाज संकट में आया है, जब जब हमारे ये बहुजन महापुरुष संकट में आए हैं, मुस्लिमों ने हमारा साथ दिया। इसलिए ध्यान रखिए, अगर शासन सत्ता में हम लोग आना है तो मुस्लिम समाज को साथ लेना होगा, क्योंकि उन्होंने हमारा साथ पूर्व में भी दिया है और आगे भी दे सकते हैं। जो पूर्व में साथ दे सकता है तो आगे भी दे सकता है। इस तरह से सावित्रीबाई फुले ने अपने आंदोलन को जारी रखा। 1848 में जो जिक्र हमने किया, वो पहला विद्यालय उन्होंने बालिकाओं के लिए खोला था, और वहां से ये शिक्षा का अलख जगाने का कार्य इन महापुरुषों ने किया, और यहाँ तक हम लोग सफर को तय किए हैं। लेकिन बावजूद इसके आप महसूस करते होंगे कि वर्तमान में जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए अपने समाज का, वो नहीं है, वो नहीं है। हमारे समाज के अधिकांश बच्चे, कोई कक्षा 8 में जाके पढ़ाई छोड़ देता है, कोई कक्षा 10 में जाके पढ़ाई छोड़ देता है, कोई 12 करने के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, कोई ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ देता है। जबकि बाबा साहब हमेशा चाहते थे कि हमारे समाज के लड़के या लड़कियां, महिलाएं ये उच्च शिक्षा को प्राप्त करें, और उच्च शिक्षा तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। आखिर कारण क्या है? इतने सब अधिकार से संपन्न होने के बावजूद हमारे समाज के बालक बालिकाएं उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिस स्तर को, शिक्षा के स्तर को प्राप्त करना चाहिए। कारण क्या है? किसी को उत्पत्ति होगी। जैसे जब हम लोग कहते हैं कि जो बच्चे हम स्कूल भेज रहे हैं उनकी कमी है, हम तो भेजते हैं लेकिन वो जाते नहीं हैं, या जाते हैं तो पढ़ते नहीं हैं, बीच समय से विद्यालय से वापस आ जाते हैं, ये भी हम लोग कह सकते हैं, कहते भी हैं। कमी किसकी है? तो इसको बताने के लिए हम एक उदाहरण आपको देते हैं, एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। कमी कहां पर हम लोग कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे बच्चे शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। धान की खेती है आपकी, धान की खेती है ना, हम देख रहे हैं धान की खेती है इस समय सबसे ज्यादा, और आपकी सभी की धान की खेती होगी। बता दीजिए धान की खेती किसकी किसकी है? माताएं बहनें भी बता सकती हैं। नहीं, सबकी है तो सब लोग हाथ उठाइए। सबकी है, आप लोग भी होगी, नहीं होगी तो बटाई होगी, किसी तरह से होगी, खेती जरूर होगी। अब हम दूसरा प्रश्न आपसे करते हैं, ये जो धान की खेती है इसको आप महीने में कितनी बार देखने जाते हैं? हर रोज जाते हैं? हर रोज जाते हैं पक्का? ठीक, आपने कहा हर रोज जाते हैं। इधर आप भी लगभग हर रोज जाते होंगे, और नहीं तो सप्ताह में तो एक बार जाते ही होंगे, सप्ताह में नहीं तो महीने में एक बार जाते होंगे। अब तो आप बाहर भी रहते हैं, दिल्ली में कहीं भी, तो मुझे लगता है कि वहां से भी वीडियो कॉलिंग की सुविधा है ना? वीडियो कॉलिंग करके दिखा दीजिए, देखो घास आस तो नहीं खड़ी है, खाद तो नहीं पड़नी है, पानी तो नहीं, सब कुछ वीडियो कॉलिंग आप देख लेते हैं, निर्देशित कर दिया। ये भी देखो विनोद जी आए हैं बहुत दिन बाद अपने गाँव, तो ये है अपना वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं कई बार, है ना? तो हम सब लोग ये भी सुविधा है। यानी कितनी चिंता है हम लोगों को अपने खेती बाड़ी की। हेलो, आपकी चिंता जाए, अगले महीने आपकी खेती बाड़ी में घास तो नहीं हो गई है, खाद तो नहीं पड़नी है, पानी तो नहीं लगना है, ये चिंता आपकी जायज है। कारण आपने बड़ी मेहनत से खेत को जोता होगा, बड़ी मेहनत से धान लगाने लायक खेत बनाया होगा, और बड़ी मेहनत से जो फसल यहाँ तक पहुंची है, अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कीड़ा लग जाए, हो सकता है पानी के अभाव में सूख जाए, हो सकता है घास ही घास ज्यादा हो जाए तो धान दब जाए उसमें, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप हर रोज देखते हैं, हर रोज जहां जैसी स्थिति में है, बाहर है तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू देखते हैं, कुल मिला के अपनी फसल को देखते जरूर हैं।
और जब जरूरत पड़ती है तो कीटनाशक खाद ये सब डालते भी हैं, पानी लगाते भी हैं जरूरत पड़ने पर। अब तीसरा प्रश्न आपसे ये है कि ऐसा आप करते क्यों हैं? क्यों हर रोज अपनी फसल को देखते हैं? क्यों समय पर खाद देते हैं, पानी देते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? तब आप कहते हैं कि सर हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें अच्छा उत्पादन होगा। उत्पादन होगा तो खाने के लिए हो जाएगा, बेचने के लिए हो जाएगा। अच्छा उत्पादन होगा तभी तो ऐसा संभव होगा। और फसल नष्ट हो गई तो बताओ हम क्या करेंगे? कैसे अपने पेट को भरेंगे? कैसे जीविकोपार्जन करेंगे? ये आप कहते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए धान की खेती को आप हर रोज देखने जाते हो, लेकिन एक फसल और है आपकी, एक फसल और है आपकी जो इस गीत के माध्यम से बताया गया कि एक रोटी कम खाओ, बेटा बेटी को जरूर पढ़ाओ। तो ये बेटा बेटी भी तो फसल आपकी है, आपने इनको पैदा किया है। मेरे साथियों, अगर आपने इनको पैदा किया है तो प्रश्न आपसे है, विद्यालय में जहाँ ये पढ़ने जाते हैं, जिस शिक्षक के द्वारा ये आने वाले समय में आपका नाम रोशन कर सकते हैं, इस गांव का नाम रोशन कर सकते हैं, इस जिले का नाम रोशन कर सकते हैं, उन बच्चों के विद्यालय में आप महीने में कितनी बार जाते हो ये बता दीजिए बस मुझे। माताओं बहनों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके घर के लोग बाहर रहते हैं, खेती बाड़ी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। स्कूल तो गांव में है या गांव के बगल में होगा, मुश्किल को 1 या 2 किलोमीटर की रेंज में होगा। आप भी अगर बाजार जा सकती हैं, स्कूल भी जा सकती हैं। आप अपने मायके अकेले जा सकती हैं तो आप स्कूल भी अकेले जा सकती हैं। यानी कि फसल देखने के लिए आप भी डेली जाते हैं, लेकिन अपनी इस फसल को, ये जो नन्हे बच्चे हैं ये स्कूल जब जाते हैं तो आप 2 स्कूल कितनी बार जाते हैं महीने में? गलती हम लोग यही पर करते हैं, अपने बच्चों को महीने में, सोचिए साल भर में एक बार भी देखने नहीं जाते हैं बच्चा हमारा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, कहाँ कमी कर रहा है। ये तो आपके टीचर से बताएंगे ना कि बच्चे की पढ़ाई के लेवल पे चल रही है। आप अपने विद्यालय में जाएंगे नहीं, टीचर से मिलेंगे नहीं, कैसे पता लगेगा? इसलिए कोई बात नहीं, हम कहते हैं आज तक आपने गलती की, आप उनके विद्यालय नहीं गए, कोई बात नहीं। मीटिंग करने का उद्देश्य ये है कि पीछे जो गलतियां हुई कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उनको, आगे गलतियां ना करो। आगे जो आपके आने वाली पीढ़ी है उसका बहुत केयर आपको करना है। माताओं बहनों को बहुत विशेष ध्यान देना है। हम आपको बता रहे हैं कि जब सुबह हम स्कूल के लिए निकलते थे, हम इधर अपना नहाना धोना और ये सारी चीजें करते थे, तैयार होते थे विद्यालय के लिए, उतनी देर में हमारी माता जी पराठे बनाकर तैयार कर देती थी। कई बच्चों की शिकायत होती है। हम तो क्योंकि भाई इंटर कॉलेज में है, अब संध्या तो पढ़ी, तो संध्या इस बात को जानती है। बच्चों से जब पूछते हैं, कई बार प्रेयर में ऐसे मतलब धूप होती है तो गिर जाते हैं, तो उनसे फिर बाद में पूछते हैं कि बेटा ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? तो उन्होंने कहा कि सर हम नाश्ता करके नहीं आए थे। क्यों नाश्ता करके नहीं? नाश्ता करके नहीं आए थे। तो हमने कहा ऐसा क्यों? तो कहा वो मम्मी ने मतलब नाश्ता बना नहीं पाया समय से। तो इस बात को ध्यान रखना, माताओं बहनों की जिम्मेदारी है कि आप अपने स्तर की जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से निर्वहन करें। समय से बच्चों को नाश्ता दें, समय से तैयार करें, बढ़िया सा एकदम नहा धोकर बच्चों को भेजें। आप सोचिए, जैसे मान लीजिए हम अपने बच्चों को विद्यालय ऐसे ही भेज देते हैं, गंदे मैले कुचैले कपड़े, आप लोग ड्रेस होती है तो ये नहीं देखते कि उनकी गंदी ड्रेस है कैसी है, और वो बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं। आप ऐसे मत सोचिए कि टीचर क्या सोचते होंगे आपके बच्चे के बारे में। आप सोचिए आपके सामने 2 बच्चे आवे और एक गंदे मैले कुचैले कपड़े पहना हो और एक साफ सुथरा बढ़िया सुंदर कपड़ा पहना हो और खूब नहाया धोया हो, बाल खींचे हुए हो अच्छे से। आप बताओ किसको, उनमें दोनों में से किसी को गोदी लेना हो, आपको किसी को प्यार करना हो उस बच्चे में से, तो आप सबसे पहले उसको गोदी उठा लोगे जो साफ सुथरे कपड़े पहना। ऐसा है कि नहीं है? आप उसी को पहले उठाओगे, और जो गंदा मैला कुचैला है
नहाया धोया भी नहीं है, नाक बह रही है, उस बच्चे को आप कोशिश करोगे कि उसको जो है हम टच न करें। जब आप ऐसा सोचते हैं बच्चों के बारे में, तो टीचर भी तो ऐसे ही सोचता होगा। जो साफ सुथरे कपड़ा पहने हो पहुंचा होगा विद्यालय में बच्चा, उसको बुलाते होंगे, बेटा इधर आ, इधर तुमने काम किया कि नहीं किया, उसकी कॉपी चेक कर दी, उसको काम